गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम की मार्फत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में कोई ख़ास मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज इस प्रोग्राम में हम जिस युवा शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, उसका नाम सभी टेलीविज़न चैनलों पर बहुत से सीरियल्स में बार बार देखा जाता है और अपनी एक्टिंग का लोहा बड़ी छोटी सी उम्र में उसने बॉम्बे में जाके बनवाया है। उन्होंने फिल्मों में काम किया है, टेलीविज़न के अलग अलग चैनल्स पे सीरियल्स पे काम किया है। विनीत रैना आज हमारे साथ है। विनीत, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विनीत, आपने बहुत छोटी उम्र में श्रीनगर से जम्मू की ओर प्रस्थान किया। एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस की वजह से एक पूरे कौम के साथ आप यहाँ पे जम्मू में आए। कैसा माहौल आपको लगा जब आप श्रीनगर से जम्मू आए थे? बस ऐसे लगा कि समंदर से निकाल के हमें कुएं में डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जिस घर में रहते थे उसमें 42 रूम्स हुआ करते थे। अच्छा। और उन 42 रूम्स में रहने वाले जम्मू में आकर सब लोग एक रूम में रहते थे। अच्छा। तो बहुत मुश्किलों का सामना किया। हम लोग कोई भी सामान लेकर नहीं आए थे, हम अपनी किताबें लेकर तक नहीं आए थे। सब कुछ मेरे डैड ने, मेरी मॉम ने सब कुछ मतलब ज़ीरो से वापस से शुरू किया। और मतलब हमें कहा जाए तो एक चम्मच भी दोबारा ख़रीदना पड़ा था। तो ऐसे हालात थे। तो खुद ही आप इमेजिन कीजिए कि जैसे हमारे हालात हैं, जो वैसे ही सब कश्मीरी पंडितों के वैसे ही हालात हैं। जब आप यहाँ पे आए, वहाँ पे एक अलग स्कूल में आप जाते थे, यहाँ पे आपने एक नए स्कूल में जाना शुरू किया। वो स्कूल का माहौल कैसा था? जी, उस मामले में तो हम लोग थोड़े से फॉर्चुनेट थे, क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में है। और वहाँ पर भी, कश्मीर में भी हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जाते थे। और यहाँ पर आने के बाद भी हमारा एडमिशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हमें बहुत ही तुरंत हमें केवी बन तालाब में हमें एडमिशन मिल गया था। तो एडमिशन के मामले में हमें उतना मुश्किलें नहीं हुई। अच्छा, एक्टिंग जो है, काम करना टेलीविज़न में या फिल्म में, ये आपके एक समझ लें फादर की ओर से आपको एक गिफ्ट में मिला है। जैसे आपके फादर बहुत, विनय रैना टेलीविज़न के बहुत बड़े श्रीनगर में और बाकी बाहर के चैनल्स में भी उन्होंने बहुत सा काम किया है, बहुत बड़ा नाम थे। तो आप देखते रहते थे ये टेलीविज़न का कुछ काम हो रहा है, कोई बचपन से डैडी कोई रोल याद कर रहे हैं या थिएटर में बचपन से रोल ही करते थे। पापा की चीज़ें, पापा के वो नकली पिस्टल्स और उनकी हैट्स और कई बार उनकी शर्ट, वो सब मैं पहन के, उनकी ग्लेज पहन के मैं कई बार अपने आप को शीशे में देखता था और उनको इमिटेट करता था। तो उन्हीं को देखते देखते बड़ा हुआ। उन्हीं की फिल्म्स, उन्हीं के सीरियल्स, जो कुछ भी शुरुआती जो ट्रेनिंग होती है उनको देख देख के, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द सुपर्ब एक्टर। जी जी। और उनको देखते देखते बड़ा हुआ। उनके प्लेज, उनके शॉर्ट फिल्म्स, उनकी मूवीज़, उनके टेलीविज़न सीरियल्स, उनका एक बहुत ही हिट सीरियल जिनके लिए उनको मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और वैसा रोल कर पाएगा। एक सीरियल आता था कश्मीरी में, नाइमुत, हाँ जी। जिसमें उन्होंने एक मेंटली रिटार्डेड एक पागल का रोल किया था, जो आज तक लोगों के जहन में है। और वो देख के भी मतलब ऐसे मतलब जब ये चीज़ आपको धरोहर में मिलती है तो एक नेचुरल सी बात है कि आपके खून में वो कहीं ना कहीं तो उबाल खाता ही है। वो लगता था कभी मैं भी करूँगा एक्टिंग, जैसे शौक होता था जैसे? जी बिल्कुल होता था। बिल्कुल होता था कि ऐसे होता है, ये होता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि पापा की पिस्टल लेके ढाम ढाम ऐसे करता था। तो जब मेरी पिक्चर्स भी खींची जाती थी तो मैं उसमें भी अपना लियो टॉयज़ की वो ट्रिगर दबाता था। और पापा पूछते थे कि ट्रिगर क्यों दबा रहा है इस पर? तो कहता था जब जो फ़ोटो देखेगा उससे आवाज़ आएगी। तो ये सब चीज़ें बचपन से ही थी और खून में तो बेशक है ही। अच्छा, यहाँ पे आपने स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद आप कॉलेज गए, कॉलेज भी कंप्लीट किया, उसके बाद आप जी ये किस स्टेज पे आपको लगा कि आप मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? देखिए,
कुछ चीज़ें ख़ानदान से मिलती हैं, जैसे एक्टिंग मुझे ख़ानदान में मिला था, लेकिन भगवान की देन थी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड and I was very well planned in my mind. There was a certain plan I had made, like सुना था अपने टीचर्स से भी कि विद्या कभी वेस्ट नहीं जाती। जी जी। तो इंसान को लिटरेट होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस करियर को अपनाते हैं। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ के राजपूत कॉमर्स कॉलेज में मैंने अपना बीकॉम किया, और साथ ही में मैंने एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में किया। 3 साल का डिप्लोमा किया मैंने, और उसके बाद ही मैंने बॉम्बे जाने का फ़ैसला किया। इन द मीन टाइम जितना भी मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, आई कंसिडर इट एज अ ट्रेनिंग पीरियड, बिकॉज मैंने जितना भी मेरा इनिशियल स्टेजेस पे जो भी मेरी पॉलिशिंग हुई वो मेरा डीडी कशीर में हुई। यहाँ पे आप बहुत से सीरियल्स बनते थे उन दिनों, बहुत सा काम होता था। जी, तो आप पापा के फ्रेंड नए नए प्रोड्यूसर बने थे, मिस्टर विजयधर जी। वैसे ही राह चलते हमको एक बार मिल गए थे, और उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा बेटा है, एक्टिंग करेगा ये? तो पापा ने बोला बिल्कुल करेगा। मुझे पूछा कि करोगे? मैंने तो मतलब बिना सोचे समझे हाँ मैं करूँगा। तो वो तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। ओके। 9th स्टैंडर्ड से वहाँ से जो मैंने डीडी कशीर के लिए काम करना शुरू किया, अशोक जेलखानी साहब ने बहुत तारीफ़ की, और विजयधर, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा काम, कि पहली बार कैमरा फेस किया, मैं डरा नहीं था, तो कुछ नेचुरल था शायद वो। उसके बाद मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हाँ, जैसे उसके बाद शुरू से ही वो डायलॉग पूरे मुझे याद थे, और पूरा फील कर करके बोलना, तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है इंसान का, वो था। वहाँ से जो 9th स्टैंडर्ड से मैं शुरू किया, और मैं ग्रेजुएशन अपनी करने के साथ साथ, कंप्यूटर करने के साथ साथ, मैं डीडी कशीर के सीरियल्स करता रहा, और काफ़ी सारे सीरियल्स किए मैंने। और उसके बाद जब स्टडीज़ एक बार कंप्लीट हुई मेरी, उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि इट्स बेटर टू मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। ये कैसे हुआ, ये बॉम्बे जाने का जो आपका सिलसिला है? यहाँ पे टेलीविज़न में आप काम कर रहे थे जी। कुछ अपने करियर के बारे में भी हो सकता है आपने सोचा हो भाई ऐसे करूँगा, और ये बॉम्बे सडनली, बॉम्बे कोई बहुत आसान जगह नहीं रहने के लिए। बॉम्बे में मेरा यूनिवर्सिटी में MBA के लिए सिलेक्शन हो गया था, और मैंने सोचा कि जाना तो है ही, पढ़ने तो बाहर आदमी जाता ही है। तो मैंने पूना, दिल्ली और बेंगलोर जैसी जगहों को छोड़ के मैंने बॉम्बे चूज़ किया। वाई? बिकॉज मैंने सोचा कि साथ साथ वहाँ पर जैसे यहाँ करता था, वहाँ पर भी कुछ कर लूँगा। तो वहाँ पे MBA में एडमिशन लिया, अपनी MBA भी कंप्लीट की, और साथ में फिर ऑडिशंस और एक पोर्टफोलियो बनवाया। जाता था अपने इंस्टीट्यूट में, पढ़ाई लिखाई करता था, उसके बाद अपने फ़ोटोग्राफ्स लेके हर प्रोडक्शन हाउस में जाता था, फ़ोटोग्राफ्स देता था, फ़ोन कॉल्स आते थे, ऑडिशन पे जाता था। तो शुरू के 7-8 महीने जम के स्ट्रगल किया, पढ़ाई भी, स्ट्रगल भी, ऑडिशंस भी, सब कुछ किया। तो फिर बोलते हैं ना कि भगवान आपको आपके हार्डवर्क का फल देता ही है। तो साईं बाबा की कृपा थी कि बहुत अच्छा फल दिया उन्होंने, और ZTV में मुझे सबसे फर्स्ट ब्रेक, बॉम्बे जाके ZTV में प्राइम टाइम 10 बजे एक सीरियल आता था मुल्क जी, उसमें मुझे पहला ब्रेक मिला था। और उसके बाद आपने अरुणा रानी जी के साथ बहुत काम किया। उसके बाद मेरा मुल्क 6 महीने तक चलता रहा, और उसके बाद जब वो बंद हुआ शो, तो 8 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला। 8 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब यहाँ तक कि ये क्या होता है स्ट्रगल करना? मतलब हमें जो यहाँ पे जम्मू में रहते हैं, या जो हमारे दर्शक है जो बॉम्बे में नहीं रहते, उनको बताएं ज़रा ये स्ट्रगल। सभी लोग कहते हैं मैंने बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया, ये कैसे होता है? देखिए, स्ट्रगल एग्जैक्टली डज इट मीन? स्ट्रगल एक ऐसा एक बहुत सारी चीज़ों को एक छोटा सा नाम दे दिया गया है, स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है पेशेंस, वेट करना, दूसरी चीज़ भूख, दूसरी चीज़ आप किस तरह से अपने पैसे बचा बचा के आप अपने जूते घिसते हो प्रोडक्शन हाउस, एक एक प्रोडक्शन हाउस में जाके, और उसके बाद एक होप,
इन सब चीज़ों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सब चीज़ों को मिलाकर एक स्ट्रगल का नाम दे दिया गया है। क्या कर और रहे हैं? जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, जो इंसान ये स्ट्रगल कर जाता है उसको फल ज़रूर मिलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैंने वाकई मतलब मेरे पास अभी तक मेरे बैंक बैलेंस के मेरे पास स्लिप्स हैं जहाँ पर 3 बार मेरा ज़ीरो बैंक बैलेंस हो गया था और मेरे पास कुछ नहीं था। और उसके बाद भी, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है और वो दे देता है। तो मैंने मतलब पर डे 1000 रुपीज़ पे भी काम किया, जिसमें डीडी भारती के लिए मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें पूरा दिन मैं काम करता था। बहुत ज़्यादा काम कराते थे वो लोग, क्योंकि वो माइथोलॉजिकल्स बनाते थे और वो ड्रेस पहनना, हेडगियर पहनना, पुरानी तलवारों से लड़ना, मेरे हाथों से खून निकलता था लेकिन फिर भी करते रहते थे, इस साथ से कि शाम को 1000 रुपया मिलेगा, उससे अगले दिन की स्ट्रगल करेंगे। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें आपको कब कौन किस वक्त बुला ले, क्योंकि बॉम्बे सोता नहीं है कभी, कौन कब किस वक्त बुला ले आपको तैयार रहना। आपको मतलब उम्मीद भी नहीं होती कि क्या आपको जहाँ से आपने उम्मीद छोड़ दी होगी वहाँ से आपको फ़ोन आ जाता है, नहीं आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर स्ट्रगल बनता है। तो बहुत ज़रूरी होता है इंसान को पेशेंस रखना। पेशेंस रखेगा, अपने आप पे अपने आप पे confidence, यकीन, भरोसा। सेल्फ बिलीफ, यू शुड बी डैम कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट यू. You should have an attitude, but a right attitude. You should have an ego. That should be a right ego. तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे, और ये सब स्ट्रगल से गुजर के आदमी जब फिर एक मकाम तक पहुंचता है तो वो अपनी ज़मीन, अपनी जड़ें भूलता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ, और अगर कुछ मैंने आज यहाँ पे घमंड या अहंकार मेरे अंदर आए तो शायद मैं वापस वहाँ चला जाऊँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आते ही मतलब किसी की जान पहचाना या कुछ तो फटाक से ब्रेक मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि 10 में से शायद 9 होते हैं जो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती। जी विनीत, हम आपकी फिल्मों के बारे में और आपके और सीरियल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आज गुफ्तगू प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं विनीत रैना के साथ, प्रसिद्ध कलाकार, और ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं गुफ्तगू प्रोग्राम में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं विनीत रैना के साथ। विनीत, आपको फिर बड़े बड़े सीरियल्स मिलने शुरू, मतलब अरुणा ईरानी जी के साथ आपने 3-4 सीरियल्स में काम किया, वो कैसे आपका उनके साथ? वो मेरा बहुत ही मेजर ब्रेक था, जो मैं AK फिल्म्स, मतलब अरुणा कोहली फिल्म्स में मेरी एंट्री हुई। एक्चुअली उनका एक सीरियल आता था ज़मीन से आसमान तक, सहारा पे, जिसमें उनके बेटे का किरदार था, जो सहारा ने जो ऑलरेडी वो एक लड़का कर रहा था, उसे सहारा ने रिजेक्ट कर दिया, बोला इसको रिप्लेस करो। तो अरुणा जी बहुत ही चूज़ी हैं जहाँ तक कि एक्टर्स का सवाल है। तो वो खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब उनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। तो मुझे वो टाइम याद है जब इनिशियल स्टेजेस में जब मैं उनके ऑफिस में गया था, ये सब लक की बात होती है। मैं उनके क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया था तो मेरा उतना कोई महंगा, उतना हाई-फाई पोर्टफोलियो नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं सब कुछ एक बहुत ही नॉर्मल तरह से करना चाहता था, जिस तरह वो अलग मेरी एक ज़िद थी, अलग एक खुददारी थी कि जो करूँगा अपने दम पे, और अपने मतलब बहुत ही जुनून था मेरे अंदर। तो इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 25,000 30,000 का वो बनाऊं, क्योंकि नहीं, हाई-फाई काम मिलना होगा तो काम देख के काम मिलेगा, पोर्टफोलियो देख के नहीं मिलेगा। तो मेरा एक बहुत ही नॉर्मल सा मैंने पोर्टफोलियो करवाया था। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब मैं शुरू के अपने 6-7-8 महीने स्ट्रगल कर रहा था, मैं अरुणा जी के ऑफिस में गया था वो पोर्टफोलियो लेके, और वहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो मेरे सामने यूँ फेंक दिया गया था। उसके बाद मैं कभी नहीं गया। उसके बाद जब अरुणा जी को चाहिए था, जब वो अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी, तो कोई था वहाँ पे जिसने मेरा काम देखा था शायद मुल्क में। तो अरुणा जी का खुद मुझे फ़ोन आया कि आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं गया, और उन्होंने उस किरदार के लिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उस किरदार के लिए उन्होंने मेरे 5 बार ऑडिशन लिया। मतलब एक दिन, फिर 2-3 दिन छोड़ के दोबारा, फिर 2-3 दिन छोड़ के दोबारा, फिर 2-3 दिन छोड़ के दोबारा। तो 5-6 बार लेने के बाद तब उन्होंने बोला कि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ, एक बार मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ,
आई डोंट वांट कि चैनल वापस से बोले कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, किसको लेके आई आप। तो बेटा इसलिए आप बुरा मत मानना, इसलिए मैं बार बार ऑडिशन ले रही हूँ। बट फाइनली साईं बाबा की कृपा तब भी थी मेरे ऊपर, और बाद में जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने जब ज़मीन से आसमान तक ऑफर हुआ तो उनका तुम बिन जाऊँ कहाँ सीरियल आ रहा था, और फिर तुम बिन जाऊँ कहाँ में विकास भल्ला जो लीड कर रहा था उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके आखिरी के 7-8 महीने मैंने उसको एज ए लीड किया। फिर अरुणा जी ने एक और, मतलब अरुणा जी अभी मेरा ऐसा हो गया कि मतलब अरुणा जी को कोई भी एक्टर चाहिए होता है तो सबसे पहले मुझे फ़ोन आता है कि विनीत तू फ्री है। फिर उसके बाद डोर उन्होंने एक पायलट बनाया, 10 एपिसोड्स हमने शुरू किया, उसमें भी उन्होंने मुझे लीड लिया। उसके बाद उन्होंने वैदेही बनाया, वैदेही, जी, उसमें उन्होंने मुझे नेगेटिव उनके बेटे का रोल ऑफर किया जो नेगेटिव था। तो अभी भी शायद यहाँ से वापस जाने के बाद शायद अरुणा जी का ही सीरियल करूँगा, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि जब तेरा सीरियल ऑफर हो जाएगा तो तू कहीं और गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तो ऐसा एक रिलेशन बन गया उनके साथ। अच्छा, ये कैसे होता है कि आप एक जगह पे लीड कर रहे हो, आपको कहीं वो डर नहीं लगता कि कहीं मैं गलत रास्ते पे ना चला जाऊँ? जैसे आप कहीं पे विलन का रोल करते हैं, उधर से लीड रोल आप हीरो के तौर पे कर रहे हैं, वैसे भी आपकी पर्सनालिटी को वो विलन का रोल थोड़ा सूट नहीं करता, आपने कैसे वो किया? और अगर आप यकीन माने, क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिला था उसके लिए, विलन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला तो था। आपको डर नहीं लगता कहीं मैं उसमें टाइप कास्ट ना हो जाऊँ? नहीं, टाइप कास्ट ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सोचते हैं हम लोग टाइप कास्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। आपको इंडस्ट्री को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप वर्सेटाइल हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे मेरा DD1 पे एक सीरियल आता था सन्यासी, जिसमें मैंने एक बहुत ही पजेसिव और बहुत ही सन की टाइप का कैरेक्टर किया था, और लास्ट में मैं उसमें सन्यासी बन जाता हूँ, जिसमें मैंने गेटअप भी लिया था, बड़ी दाढ़ी, वो सब, एंड इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द दूरदर्शन पीपल। सो जब तक कि आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको अपनी खुद की ग्रोथ नहीं पता चलती है कि क्या आप नेगेटिव कर सकते हैं। और वैदेही करने के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव रोल्स ऑफर भी हुए कि आप नेगेटिव कर लो। और अभी जब मैं हर घर कुछ कहता है जो मैं कर रहा था जी पे, उस पे मेरा एक बहुत ही अक्षय ठकराल में उसमें कैरेक्टर कर रहा था, वो बहुत ही एग्रेसिव आदमी था। it wasn't a very grey character, but he was very aggressive and very impatient, and it was a kind of negative. एक बहुत ही खुददार और अमीर और वो ऐसा आदमी था। तो वहाँ पर इंडस्ट्री को, टेलीविज़न इंडस्ट्री को मैंने ये प्रूव कर दिया कि आप जहाँ पर मैं एक तरफ एक बहुत ही रोमांटिक वीर प्ले कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जी चैनल, सेम चैनल पे ही मैं एक एग्रेसिव आदमी का भी किरदार कर सकता हूँ। तो इंडस्ट्री को अपनी वैरायटी देना, अपनी तरफ से एक ये बताना कि आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर, कॉल मी फॉर डिफरेंट रोल्स। अच्छा, टेलीविज़न में जहाँ पे बहुत से रोल्स आपको मिलते हैं और लगातार काम करना पड़ता है, वहीं पे बॉम्बे में एक फिल्म इंडस्ट्री है। करेक्ट। और हर एक्टर का एक सपना होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए। तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म की है जननी, अभी जो 2 साल पहले रिलीज, 2006 में रिलीज हुई। उसके बाद आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट टेलीविज़न पे किया, साथ साथ आप ट्राई कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। देखिए कैसे ये, हाउ डज इट वर्क? देखिए अगर मेरे नाम के पीछे अगर मैं विनीत कपूर या विनीत खान या विनीत रोशन होता तो शायद मैं अभी यशराज फिल्म्स या बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा होता। लेकिन इन खान, कपूर और रोशंस में रैना को फिट करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगेन साईं बाबा की बहुत कृपा थी जो मुझे अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स की फिल्म मिली जननी, जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया। और अगर आप थोड़ा सर्वे करेंगे, अगर कोई भी इंटरनेट पे देखेगा, फॉर माई डेब्यू फिल्म आई वॉज हाईली अप्रिशिएटेड फॉर इट। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक उतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं थी, एक बहुत ही ऑफ बीट फिल्म थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाया गया था, जो सैरोगेट मदर का होता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, उसके बारे में फिल्म बनाई गई थी। बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था रोल। और फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिलीज़ हुई। एड लैब्स वालों ने रिलीज़ किया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई। और उन्हीं दिनों उमराव जान भी रिलीज़ हुई थी, हमारी फिल्म उससे ज़्यादा चली। तो ऐसे ही जस्ट किडिंग।
अच्छी चली फिल्म, लोगों ने जिन लोगों ने देखी उनको बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद ये हुआ कि सर्वाइव करने के लिए ऑफर्स तो मुझे बहुत आई, लेकिन एक कश्मीर से आया हुआ लड़का है, कैची भी बहुत चलती है, हाँ। काफ़ी सारी ऑफ़र्स आई, बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स आई। कुछ स्क्रिप्ट्स मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। फिर टीवी में भी काम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं रुका रहा। इन द मीन टाइम मुझे मायका मिला, और इस रोल ने जो पंजाबी बैकग्राउंड पे था, हमारे जम्मू से स्टार्ट हुआ, वैष्णो माता की यात्रा से शुरू हुआ। जी जी। वो हमने टेलीकास्ट भी किया था। तो मुझे इस रोल ने बहुत एक्साइट किया, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ कमाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी। क्योंकि फ़िल्म के लिए आपको टेलीविज़न छोड़ देना पड़ता है। आप टेलीविज़न छोड़ दो और एक वक्त पे एक चीज़ पे ही कंसंट्रेट करो। और फिल्म पे कंसंट्रेट करना मतलब आपको पूरी लगन के साथ, तन मन के साथ आपको जुट जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी ऑफ़र है मेरे पास। फिल्म अनाउंस भी हो गई है। ये तुलसी रामसे के बेटे हैं, दीपक रामसे, जो अभी हॉरर फिल्म्स में नहीं है। तुलसी रामसे का तो मतलब हॉरर दुनिया फिल्म्स जानती के है। साथ ही हाँ, उनका नाम जुड़ता है। लेकिन अब ये जैसे महेश भट्ट साहब फिल्में बनाते हैं, बहुत ही थ्रिलर और ऐसी हर फिल्म टाइप की फिल्में। जी, वैसी फिल्मों में, क्योंकि दीपक एक यंगस्टर है, बहुत जोश है उसमें, तो हम लोग होटल नाम की एक फिल्म अभी अनाउंस हुई है जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ। वो एक थ्रिलर है जिसमें हम लोग बाहर से, हम लोग अब्रॉड से क्रू मंगा रहे हैं, जिसमें केबल वर्क वगैरह वो सब, मतलब काफ़ी हाईटेक फिल्म बना रहे हैं। तो लेट्स सी, फ्लोज पे हम लोग शायद इस दिस ईयर एंडिंग में हम लोग फ्लोज पे जाएंगे, या जून जुलाई अगस्त, मतलब अराउंड हम लोग फ्लोर पे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यही है। कहानी बहुत अच्छी है फिल्म की, और थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर नहीं है, इट्स अ थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री है। और ये कैसे होता है? अब आपको, अगर आप फिल्मों में फुल टाइम कंसंट्रेट करना है आपको, तो आपको टेलीविज़न से फिर बाय बाय करना टेलीविज़न से मुझे कुछ देर के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। और एंड जो काम आपने टेलीविज़न में किया है, डज इट हेल्प इन फिल्म्स? क्या आपको फिर से नए सिरे से वो पोर्टफोलियो लेके चलना पड़ेगा फिल्मों में? देखिए, दोनों हैं तो बिल्कुल डिफरेंट। दोनों एकदम फिल्म और टेलीविज़न बहुत डिफरेंट तरीके से शूट किए जाते हैं। और डेली सोप में तो हम लोग, मतलब आज जो हम लोग शूटिंग करते हैं वो कल या परसों में टेलीकास्ट हो जाता है। और हमें दिन में कम से कम जो फाइनल आउटपुट होता है, हमें कम से कम 21 से 22 मिनट शूट फाइनल आउटपुट करना ही पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर द, वी हैव टू मेक द टेलीकास्ट प्रोडक्ट। लेकिन फिल्म्स में ये होता है कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, ध्यान दिया जाता है। तो दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जैसे मुझे डीडी कशीर में काम करने के बाद बॉम्बे में बहुत हेल्प हुआ। मुझे पहली बार जाके कैमरा से डर नहीं लगा कि क्या होता है, कैसे होता है। आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द कैमरा, आई वॉज क्वाइट फ्रेंडली विद द कैमरा। मुझे मालूम था कि लुक्स कहाँ होती हैं, क्या होती है, किस तरह फेसिंग ली जाती है, लाइटिंग की सेंस। धीरे धीरे वो बढ़ता गया टेलीविज़न में। अभी क्योंकि टेलीविज़न अब इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े टीवी स्टार्स, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोग जी जी जी, टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक। तो इसीलिए टीवी ने बिल्कुल मेरी जितना भी अभी तक पॉलिशिंग हुई है वो टीवी की वजह से ही हुई, इन सीरियल्स की वजह से ही हुई। और इसने मुझे, इन टीवी सीरियल्स ने मुझे जननी में बहुत हेल्प किया था। और अब उम्मीद है कि जितना उसके बाद मैंने जो सीरियल्स शूट किए, अभी 2 साल हो गए जननी को भी, वो मुझे आगे के लिए और हेल्प करेगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, जो टेलीविज़न से लोग फिल्म में गए हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल शाहरुख खान। हाँ जो टेलीविज़न सीरियल से उठ के फिल्मों में गए और इतने बड़े स्टार बने। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले स्टार जो टेलीविज़न से उठ के जाएं और फिल्मों में अपना नाम कमाएं, वो विनीत रैना का नाम हो। और हम और बातें करना चाहते थे आपसे, मगर टेलीविज़न का हमारा एक प्रोग्राम है, उसका समय समाप्त हो गया। और हम अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की ओर से आपको यही दुआ देते हैं कि आपका आने वाला जो सफ़र है टेलीविज़न में और उसके बाद फिल्मों में, वो बहुत सुहाना हो। आप वहाँ पे बहुत नाम कमाएं, और आपके नाम के साथ हमारे जम्मू का नाम हो, कश्मीर का नाम हो, इस रियासत का नाम हो, और हम ये फ़ख्र से कह सकें कि ये लड़का
हमारा अपना है। आप मेरी हमारे भी यही उम्मीद है कि मैं अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करूं और टेलीविज़न वर्ल्ड तक तो लेके ही गया हूं, अभी बॉलीवुड तक भी अपने जम्मू को लेके जाऊं और अपने जम्मू का नाम रोशन करूं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू आपका सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू और वेरी इसके मच। साथ ही हमारा आज का ये गुफ्तगू प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।